हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी है क्लास 7 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलबर्ग की थ्योरी, और जिन्होंने दी थी थ्योरी किसकी, मॉरल डेवलपमेंट की, जिसको हम बोलते हैं नैतिकता विकास का सिद्धांत। ठीक है जी, कोलबर्ग की थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये है जी कोलबर्ग। अगर आपने इनसे पहले पियाजे कि अगर थ्योरी नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देख के आइएगा, और साथ ही साथ अगर आपने वाइगॉत्स्की की थ्योरी भी नहीं देखी है तो वो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कोलबर्ग थ्योरी की। सारे ही एग्जामिनेशन में, चाहे मैं टेट की बात करूँ या फिर DSSB रीट की बात करूँ, तो सारे ही एग्जामिनेशन में पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए या फिर कोलबर्ग हो गए, इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, और ये काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब भी कोई टीचिंग एक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इनके बारे में। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर मैं आपके पर्सनली क्वेश्चंस का भी आंसर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कोलबर्ग साहब। आप देख लीजिए, इनका पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोलबर्ग वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये किसके लिए जाने जाते थे, अपनी थ्योरी के लिए जाने जाते थे, जो कि है स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, नैतिकता सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में। बाकी आपको लॉरेंस कोलबर्ग याद रखना है, और ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। इनका जन्म कब हुआ था, 25 अक्टूबर को हुआ था 1927, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, इनका मेन उद्देश्य था पता लगाना कि भाई इंसान तर्क अपने फैसले लेता कैसे है, तर्क देता कैसे है, किसके बीच में, सही के बीच में और गलत के बीच में। फिर से सुनिए, इंसान अपने फैसले लेता कैसे है, तर्क के साथ। जब उसे सही चुनना हो और गलत चुनना हो, इन दोनों में से कोई एक चुनना हो, तो वो अपने फैसले क्या तर्क देकर चुनेगा। इसी को हम बोलते हैं मॉरल रीजनिंग या फिर नैतिकता। ठीक है जी, अब इसको डिस्क्राइब करने से पहले इन्होंने हाइंस डिलेमा दिया, जिसको हम बोलते हैं हाइंस दुविधा। ठीक है जी, डिलेमा क्या होता है, दुविधा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्टोरी में इन्होंने क्या किया कि एक हाइंस था। ठीक है, हाइंस क्या था, इस इंसान का नाम था हाइंस, इस इंसान का नाम था हाइंस। ठीक है, इसकी जो वाइफ थी उसको कोई बहुत ही एक सीवियर बीमारी हो गई थी, बहुत ही भयानक एक बीमारी हो गई थी, और जिस कारण वो हॉस्पिटलाइज थी काफ़ी समय से। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो जान है वो काफ़ी खतरे में है, तो आपको एक दवाई है, एक ड्रग है, दवाई को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्रग है, वो आपको लाना पड़ेगा, तो शायद आपकी जो वाइफ है उसकी जान बच जाए। तो फिर क्या करता जी, ये उठकर अपने केमिस्ट के पास चला गया। ठीक है, केमिस्ट मतलब जो दवाइयाँ बेचता है उसके पास ये चला गया डॉक्टर की बात सुनने के लिए। अब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जो केमिस्ट था, केमिस्ट ने उसको दवाई 10 गुना ज़्यादा रेट बताए। ठीक है, दवाई के उसने 10 गुना ज़्यादा रेट बताए, जिस कारण हाइंस जो थे, मतलब जो इंसान था हाइंस, वो काफ़ी घबरा गया, और हाइंस की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा उसको उस ड्रग के पैसे पे कर पाए, इतना ज़्यादा उसको दवाई के पैसे दे पाए। तो जी हाइंस अब क्या करे, तो ये क्या हुआ, दुविधा में पड़ गया ना, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइंस डिलेमा। अब सुनिए कि बाद में क्या हुआ। बाद में हुआ कि उसी रात में जब उसको पता लगा हाइंस को कि मैं पैसे तो नहीं दे सकता, और ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा उस दवाई के पैसे मुझसे ले रहे हैं, उसी रात हाइंस ने क्या किया, हाइंस ने केमिस्ट का जो एक शीशा था, डोर था, वो तोड़ा और केमिस्ट की दुकान के अंदर घुस गया, और वो जो ड्रग है, वो दवाई है, उसको ले आता है, मतलब उसने चोरी कर ली।
अब आप कहेंगे कि चोरी करना गलत है, बट वो अपनी वाइफ को भी तो नहीं मरने दे सकता था ना। तो इसी दुविधा के चलते, ऐसे ही दुविधा काफ़ी सारी जो हाइंस साहब थे उन्होंने, जिनके ऊपर देखिए ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनको पॉपुलेशन चाहिए होती है, मतलब कि इंसान चाहिए होते हैं जिसके ऊपर ये अपनी क्या कर सके, रिसर्च कर सके। ठीक है जी। तो ऐसी ही जैसे ये एक हाइंस डिलेमा, ये एक सिचुएशन है, ऐसी ही सिचुएशन अलग अलग बनाकर हाइंस साहब ने अपने जिस पर रिसर्च कर रहे थे उन लोगों में बांट दी। ठीक है। फिर हाइंस साहब ने देखा कि कौन कैसा तर्क दे रहा है सही और गलत के बीच में, और जो वो तर्क दे रहे थे उससे पता लग रहा था कि जिनकी मॉरल रीजनिंग कैसी है। ठीक है, मॉरल इनकी रीजनिंग कैसी है, कैसे ये तर्क अपने जीवन के जो फैसले हैं वो लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाइंस डिलेमा आपको क्लियर हो गया होगा। तो जी जो मैं आपको बता रही थी मॉरल रीजनिंग, इसको कहते हैं नैतिक तर्क शक्ति। क्या कहते हैं? नैतिक तर्क शक्ति। जो तर्क आपको मदद करता है सही और गलत को बताने में। ठीक है, जो तर्क आपको मदद करता है सही और गलत बताने में। ये तर्क हर किसी का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा तर्क अलग हो सकता है। मैं अलग तरीके से ज़िंदगी जीती हूँ, आप अलग तरीके से जी सकते हैं। तो ये सभी के ही तर्क अलग होते हैं। ठीक है जी, आगे चलती है। क्रिएशन ऑफ लॉजिक टू सेलेक्ट पर्टिकुलर मॉरल वैल्यू। देखिए, विशेष नैतिक मूल्यों का चयन करने के लिए तर्क का निर्माण। ठीक है, लॉजिक क्या दे रहा है इंसान, तर्क क्या दे रहा है, किसके लिए? किसी भी एक नैतिक मूल्य को चुनने के लिए, ये सही है ये गलत है, नैतिक मूल्य को चुनने के लिए एक तर्क दे रहा है कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे घर में बहुत मारपीट होती थी, अब से मैंने सोचा है कि भाई मैं बिल्कुल भी मारपीट के बिल्कुल विरोध में हूँ, मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ। तो उसने क्या किया, एक नैतिक मूल्य बना लिया, तो ये उसका तर्क हुआ। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं मॉरल रीजनिंग, जिसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तार्किकता। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब चलिए वो बात तो छोड़िए, अब इसमें मेन बात आती है कोलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मतलब कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इनके 3 तो लेवल थे। ठीक है, 3 इनके लेवल थे और इसकी 6 स्टेज थी। ठीक है, 3 लेवल थे और 6 स्टेज थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए 3 लेवल आपको कैसे याद रखने हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, सबसे पहले पूर्व पारंपरिक चरण, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज पारंपरिक चरण, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं पारंपरिक चरण के बाद। ठीक है, देखिए प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, हिंदी वाले भी ऐसे ही याद रखेंगे। तो जी ये प्री कन्वेंशनल जो होता है ये 10 साल से पहले पहले होता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल जो होता है वो 10 साल से पहले पहले बच्चों में आता है। देखिए एक जैसे कि पियाजे साहब ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, वाइगॉत्स्की साहब ने कहा कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, ऐसे ही कोलबर्ग ने बोला कि जी नैतिकता का विकास भी तो होता है बच्चे में, तो वो कैसे होता है। तो इन्होंने चरण दिए थे कुछ, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इन्होंने जो चरण लिया वो 10 साल से पहले बच्चों का लिया। ठीक है, 10 साल से पहले पहले बच्चों का लिया, जिसको इन्होंने नाम दिया प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं पूर्व पारंपरिक चरण। ठीक है, इसका पहला जो स्टेज है वो है ऑर्डर एंड पनिशमेंट। देखिए आदेश और सज़ा 0 से लेकर 5 वर्ष तक। किसी बच्चे की एज है 5 साल तक, तो वो क्या करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए, किससे, सज़ा से बचने के लिए काम करता है। कहीं मम्मी मुझे मार ना दे, मुझे ये काम नहीं करना है, मम्मी मुझे डांट ना दे, कोई मुझे कुछ कह ना दे। ठीक है, इसके हिसाब से वो अपने तर्क बनाता है। ठीक है, इसके हिसाब से वो अपने तर्क बताता है कि मैंने ये काम किया क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था, मैंने ये काम किया क्योंकि मेरे को मम्मी डांटेगी। तो इनका जो तर्क रहता है वो तर्क सिर्फ पनिशमेंट से, सज़ा से बचने का रहता है। ठीक है, ताकि सज़ा से बच पाएँ। ठीक है जी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो सारे काम करते हैं। ठीक है, वो अपना तर्क किसकी वजह से देते हैं, सारे के सारे उनके जो तर्क होते हैं वो पनिशमेंट से बचने के लिए होते हैं। ठीक है,
ताकि उनको कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। इसी वजह से वो अपने जितने भी जैसे सारे अच्छे अच्छे काम हैं वो करते हैं। मम्मी ने मना किया था तो इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूँ, मम्मी ये करती है तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। तो क्या है, एक तरीके से या तो ऑर्डर मान रहे हैं या फिर पनिशमेंट से बचना चाह रहे हैं। तो 5 वर्ष तक ये चलता है, इस तरीके से उनके तर्क बनते हैं ज़िंदगी में। ठीक है जी। उसके बाद जो स्टेज आती है, जो है हमारी दूसरी स्टेज, इसको हम बोलते हैं ईगो एंड एक्सचेंज, अहंकार और विनिमय। ये चलता है 5 से लेकर 10 वर्ष तक। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है कि जी इसमें थोड़ा बच्चे में अहंकार आ जाता है, अच्छा अहंकार, ठीक है, अच्छा होता है ये अहंकार, बुरा नहीं होता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है। जैसे कि इसमें बहुत ही एक मेन बात कही जाती है कि यू विल स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जैसा करेंगे मैं इसलिए ये काम करूँगा, आप मुझे 5 रुपये देंगे तभी मैं कोई चीज़ लाऊंगा। ठीक है, मतलब ये अपेक्षा करते हैं, मतलब कि ये एक उम्मीद रखते हैं कि आगे वाला क्या देगा मुझे इस काम के बदले। ईगो एंड एक्सचेंज, घमंड भी है, अहंकार भी है और एक्सचेंज भी है। ठीक है, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। तो इस तरीके से वो अपने तर्क देते हैं। ठीक है, तुम मेरा ये काम करो तभी मैं ये काम करूँगा, इस तरीके से ये चलते हैं। इसके बाद आता है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है, पारंपरिक चरण। ठीक है, पारंपरिक चरण में क्या होता है, गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, अभिविन्यास, जो चलता है 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। देखिए इसमें क्या है, जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, वो अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए, ठीक है, अच्छा दूसरों के सामने अपनी अच्छी छवि रखने के लिए ये सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। जो बड़े कहते हैं ऐसा ही ये मानते हैं, ऐसा ही ये करते हैं। तो ये सबकी नज़रों में अच्छे होना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये सभी की ही नज़रों में अच्छा होना चाहते हैं। इसी वजह से इनके जो तर्क है ये इसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो इनकी छवि को गलत दर्शा दे या फिर बैड बॉय या फिर बैड गर्ल में बदल दे। ठीक है, तो ये सारे काम कैसे करते हैं, सारे तर्क कैसे देते हैं, इसी हिसाब से तर्क देते हैं ताकि इनको एक अच्छे लड़के और अच्छे लड़की की छवि में इनको जाना जाए। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो है 4th स्टेज, जिसे हम कहते हैं सोशल ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्था। ये चलती है 15 से लेकर 25 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाली स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि अब इनकी उम्र देखिए, उम्र बढ़ रही है, अब इनकी 15 से लेकर 25 वर्ष हो गई है। तो अब ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे लॉ रहते हैं या फिर जितने भी हमारे सोशल ऑर्डर रहते हैं, मतलब कि जो कि हमारे समाज ने बोले हुए हैं कि ये कानून है, ये सोशल ऑर्डर है, हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं, सभी चीज़ क्या है, मान कर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सोशल ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है इस ज़िंदगी में या फिर इस दुनिया में रहने के लिए। ठीक है, हम लॉ का एक हिस्सा है, हम सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें उनकी तरह भी चलना पड़ेगा। तो इतनी ये तर्क शक्ति अपने आप में ले आते हैं या फिर उत्पन्न इनमें हो जाती है। कब, 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। ठीक है जी, फिर से बताती हूँ, देखिए सुनिए, सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था मतलब कि 15 से 25 वर्ष तक ये चलती है। ये क्या करते हैं कि समाज का ये हिस्सा होने के नाते समाज में जितने भी रूल है या समाज में जितने भी चीज़ें एक्सेप्ट करी जाती है, मतलब कि क्या करना चाहिए समाज में रहते हुए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए समाज में रहते हुए, तो इस चीज़ को ये बाखूबी समझते हैं और उसी चीज़ को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि समाज में इंक्लूड होने के लिए बहुत ज़रूरी है समाज के नियमों का पालन करना। ठीक है, समाज के नियमों का पालन करना, समाज के साथ चलना, और ये इस टाइम पर समाज में सम्मिलित होने के लिए बहुत उतारू रहते हैं। बहुत इन्हें लगता है कि भाई हम इस जो समाज है उसमें एडजस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एडजस्ट होने के लिए क्या करते हैं, सोसाइटी का जितने भी रूल्स है, जितने भी चीज़ें हैं, ये उसका पालन करते हैं। ठीक है जी, आगे चले। देखिए जी, अब हमारी आ जाती है लेवल 3, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है जी, पारंपरिक चरण के बाद।
ठीक है जी। लेवल 3 आ जाती है। अब इसकी स्टेज आ जाती है हमारी 5th, इसको पढ़ लेते हैं। सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक निर्माण, 25 से लेकर 45 वर्ष तक। देखिए हमने इससे जस्ट पहली वाली स्टेज में पढ़ा है जिसमें हम ये सोशल ऑर्डर पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा है कि समाज में सम्मिलित होने के लिए, समाज में मिलने के लिए, वो समाज के जितने भी लॉज हैं, समाज के जितने भी रूल हैं, समाज की जितने भी चीज़ें हैं, वो उसको फॉलो करता है अच्छे से। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में 25 वर्ष का वो इंसान हो गया है। अब ये क्या करता है, ये एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है दूसरों की भलाई में। ठीक है, अगर किसी का समाजी रूप से अच्छा कार्य करना है, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, तो ये उसके लिए सहानुभूति दिखाएंगे, उसका समर्थन करेंगे। गलत चीज़ का ये समर्थन नहीं करेंगे। ये अब अपना स्टैंड लेना शुरू करते हैं, ये अब अपना स्टैंड लेना शुरू करते हैं। ये दूसरों के लिए या हमारे देश के प्रति या दूसरों के प्रति या किसी अपने रिश्तेदार के प्रति एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं, जेन्युइन एक अपना रोल रखते हैं, ताकि उनको मिसगाइड ना किया जा सके और सबकी ही हेल्प की जा सके। ठीक है जी। ये फ्रेंड्स अब क्या करते हैं कि म्यूचुअली सबके साथ रहना शुरू करते हैं, सबका समर्थन करने लगते हैं, सोसाइटी का एक हिस्सा बनने लग जाते हैं। मतलब कि सोसाइटी का एक हिस्सा बनने लग जाते हैं, सोसाइटी के फैसलों में अपने आप को भी देखते हैं, अपने आप का भी तर्क रखते हैं स्ट्रांगली। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसमें तर्क में ये सोचते हैं जिसमें समाज की भलाई हो, ऐसा तर्क ये समाज में रहकर समाज को देते हैं। ठीक है जी, ये समाज का एक हिस्सा हो जाते हैं और तर्क किस हिसाब से लेते हैं कि भाई समाज की जो है अच्छाई हो, इसमें बुराई कोई ना हो। ठीक है, समाज की बढ़ोतरी हो। ठीक है जी, समाज अच्छे से ग्रो करे, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ये अपने सारे तर्क देते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जो होता है 45 साल या फिर उससे ऊपर। ठीक है जी, ये अब क्या करते हैं, ये दूसरों की तो मानते हैं ही, ठीक है, दूसरों की तो मानते हैं ही, समाज की भी मानते हैं, समाज का हिस्सा भी होता है, पर अब ये अपना इंडिविजुअल कंसाइंस भी रखते हैं। ठीक है, समाज अब इनको दबा नहीं सकता। अच्छा, इस वाली स्टेज में समाज के साथ चल रहे थे, ठीक है, जो समाज कह रहा था उसके साथ चल रहे थे, उसमें हाँ ना मिला रहे थे, पर अब ये क्या कर रहे हैं, समाज के साथ साथ ये अपना तर्क भी रख रहे हैं। ठीक है, ये अपना तर्क भी रख रहे हैं। ये इनके रूप से, इनकी समझ से क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ ये समाज में रख रहे हैं। इनकी जो अब तक थिंकिंग बनी है, जो इनकी अब तक सोच बनी है, उस हिसाब से सही क्या है गलत क्या है वो चीज़ ये समाज के सामने रख रहे हैं। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल ये रख रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जल्दी ही मिलते हैं प्याजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो उसी की है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।